तमामी ख़वातीन और हज़रात, डेप्रिसिएशन का 2011 रेगुलर पार्ट ए करा दिया था। नाउ इट्स टर्न फॉर द पार्ट बी। अच्छा जी, बेसिकली मतलब पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 65 फॉलो सब्सक्राइबर्स का, और जो भी 65 जो सब्सक्राइबर हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने 65 सब्सक्राइबर करा दिया हमारे। अच्छा जी, बेसिकली अब इस वाली वीडियो को मैंने इससे पहले भी बनाया था, मतलब रिकॉर्ड की थी, लेकिन उसको मैं चाह रही थी कि उसको समझाने का तरीका ऐसा हो कि आप लोग को फटाफट जो है ना समझ आ जाए, ठीक है। क्योंकि एकदम अगर सर घुमा देने वाले तरीके से समझाऊंगी, इट विल गोइंग टू बी वर्स फॉर यू, ठीक है। तो मैं आसान तरीके से समझाना चाहती हूँ, तो होपफुली इट विल टर्न आउट टू बी सो ईजी फॉर यू ऑल। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना सवाल है। पहला वाला हमने करवा दिया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी टू चेक इट आउट। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया पार्ट बी। ऑन अक्टूबर 1 2008 को, यानी अक्टूबर 1 2008 को कासिम एंड कंपनी ने परचेज की थी एक अदद मशीन जो कि अकाउंट पर थी, वो थी 6 लाख रुपए। उसके ऊपर उसकी जो लाइफ जो थी, यानी उसकी जो लाइफ जो थी वो थी 10 साल थी। अच्छा जी, रेजिडुअल वैल्यू होती है, कभी कभार सेल्वेज वैल्यू भी लिखा आता है, तो आपने टेंशन नहीं लेना, दे बोथ आर सेम, ठीक है। तो रेजिडुअल वैल्यू जो है वो थी इसकी 50,000 रुपये। कंपनी ने इस्तेमाल किया था सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड और डेप्रिसिएशन मालूम करने के लिए, ठीक है। पूरा सवाल अगर नजर नहीं आ रहा तो। और फिर सितंबर 30 2010 को कंपनी ने नया मशीन लाकर खड़ा कर दिया जो कि 5 लाख रुपए का था, और ट्रेड इन अलाउंस जो थी उसकी और मशीन की उसी डेट पर एक्सचेंज जब हमने की थी तो 4 लाख रुपए उसकी ट्रेड इन अलाउंस हमारे पास अमाउंट बनी। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ इतना है कि प्रिपेयर करनी है डेटेड एंट्रीज इन जनरल जर्नल में एंट्री बस खाली हमारे को लिखनी है, परचेज ऑफ मशीन एंड एक्सचेंज ऑफ मशीन ऑन सितंबर 30 2010, और खाली सिर्फ और सिर्फ हमारे को तमाम तर जो कंप्यूटेशन है वो शो करनी है। दीज थिंग्स आर सो बेसिक, जो कि आप तमाम तर काम करते ही होंगे, लेकिन इसका जो तरीका है वो क्वाइट थोड़ा घुमा देने वाला है, क्योंकि इसमें जो डेप्रिसिएशन निकलती है उसमें थोड़ा सा दिमाग अगर आप चलाएंगे, मैं आपको थोड़ा फॉर्मूला बताऊंगी तो आपको थोड़ा बस खाली वही लगाना है, and then you can get the answer. So let's get into that formula वाला thing. अच्छा जी, तो बेसिकली सबसे पहले तो आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लें। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। माशाल्लाह हवा बहुत प्यारी चल रही है, तो आप अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। तो सम ऑफ द ईयर डिजिट का जो मेथड का जो फॉर्मूला है उसके अंदर हमारे पास डेप्रिसिएबल कॉस्ट निकालनी होती है, और दूसरी चीज़ निकालनी होती है ईयरली फ्रैक्शन। तो सबसे पहले डेप्रिसिएबल कॉस्ट निकालने का तरीका क्या होता है कि कॉस्ट में से माइनस करते हैं सेल्वेज वैल्यू को। यहाँ पर हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू लिखी हुई है, आई नो दैट रेजिडुअल वैल्यू सेल्वेज वैल्यू दे बोथ आर सेम। कॉस्ट में से पहले माइनस करेंगे सेल्वेज वैल्यू को, फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो डेप्रिसिएबल कॉस्ट कहलाएगा। ईयरली फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एन डिनोट करते हैं यहाँ पर लाइफ को हम डिनोट करते हैं एन से। लाइफ हमारे पास आपने अगर देखी हो तो इन्होंने 10 साल हमारे को बताई थी सर्विसेज, द मशीन हैड एन एस्टिमेटेड सर्विस लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। तो इसकी जो जिंदगी जो थी इसकी 10 साल थी, तो इसकी जो एन हम डिनोट करते हैं, लाइफ को डिनोट करते हैं एन से। जो भी हमारे पास लाइफ जितनी भी हमारे पास लिखी होगी किसी भी क्वेश्चन में, यू मस्ट हैव टू पुट दैट उसके जगह एन की जगह इंस्टेड ऑफ दैट एन, ठीक है। अब हमने तमाम तर फॉर्मूले के तहत हमने एन की जो अमाउंट जो थी हमारे पास 10 साल वो हमने लिख दी, और फिर हमारे पास जो आंसर आया वो आया 55 रुपये। तो हमारे पास यहाँ पर डेप्रिसिएबल कॉस्ट हमने निकाल ली, हमने ईयरली फ्रैक्शन निकाल लिया। अब ना ये जो कॉलम वाला जो होता है वो क्वाइट सर घुमा देने वाला होता है, अगर आप समझ जाएं, क्योंकि जब मैंने भी किया था इट वाज क्वाइट ट्रिकी, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो दैट विल गोइंग टू बी सो मच इजी फॉर यू ऑल। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक अदद कॉलम बनता है ईयर का कॉलम बनता है, डेप्रिसिएबल कॉस्ट का कॉलम बनता है, ईयरली फ्रैक्शन का कॉलम बनता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का बनता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बनता है, और हमारे पास मेन जो चीज़ निकालनी होती है वो होती है बुक वैल्यू। एक सेकंड ना, बुक बार उड़ रही है। अच्छा जी, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने हमें बताया था कि अक्टूबर 1 को, यानी हमारे पास अक्टूबर की स्टार्टिंग में ही हमने पहली तारीख को ही हमने 2008 को हमने मशीन परचेज़ की थी। तो जो हम स्टार्ट करेंगे ईयर से, तो वो जाहिर सी बात है 2008 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। 2008 हमने साल लिख दिया। यहाँ पर डेप्रिसिएबल कॉस्ट हमने कितना निकाला था, यहाँ पर हमने निकाला था ना 5,50,000 रुपये। लेट मी फोकस ऑन दैट, Why it is not focusing? अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 5,50,000 रुपये। अब ईयरली फ्रैक्शन का जो मेथड होता है वो अब आपने दिमाग में रखना है कि देखें
पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो होता है प्रोसेस होता है, अगर यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर इन्होंने बताया कि साल के अक्टूबर के महीने में हमने मशीन को परचेज़ किया था, यानी हमारे पास अक्टूबर स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर, तो हम अक्टूबर को काउंट करेंगे। अगर ये 30 अक्टूबर होता तो हम अक्टूबर को काउंट नहीं करते। तो यहाँ पर अक्टूबर 1 को हमने मशीन परचेज़ की थी 2008 के। हमेशा साल के 12 महीने होते हैं, तो अब हमारे पास अक्टूबर से अब हम काउंट करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी हमने 3 महीने जो थे साल के, तीसरे महीने पे हमने मशीन परचेज़ की थी। कौन से 3 महीने में हमने मशीन परचेज़ की थी। तो अब हमने सिर्फ और सिर्फ अब दिमाग में पहला तो मैं ये पर हम इसकी पहले एक लाइन बना देते हैं। 2008 लिख दिया, 5,50,000 रुपये लिख दिए। अब यहाँ पर ये 10 और अपॉन 55 क्यों लिखा हुआ है, तो इसका क्या हमारे पास फॉर्मूला है कि हम इसकी जो हमारे पास जितनी भी लाइफ होती है वो ही हम लिखते हैं। यानी हम सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास हम यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जो तरीका होता है, यहाँ पर हमारे पास जो एन होती है यानी जो लाइफ होती है वो होती है, और अपॉन हमारे पास होता है ईयरली फ्रैक्शन। तो हमारे पास साल क्या है 10, हमारे पास जो मतलब एस्टिमेटेड जो लाइफ हमारे पास थी, लाइफ हमारे पास 10 थी, तो हमने 10/55 लिख दिया। तो इसके बाद जो हमारे पास इक्वल्स जो हमारे पास आंसर आ गया लाख रुपये, लाख रुपये। ठीक है जी, तो लाख हमारे पास आ गया, एंड देन हमने लाख आ गया, तो लाख को अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3/12 से, इज इक्वल्स टू हमारे पास आंसर आया 25,000 रुपये। अब आप कहेंगे कि 3 कैसे, मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि अक्टूबर की स्टार्टिंग को 1 अक्टूबर को हमने मशीन परचेज की थी। साल के हमेशा 12 महीने होते हैं, हर साल, मतलब ऑब्वियस है यार, साल में 12 महीने होते हैं, हमने अक्टूबर में परचेज की थी। तो अब हम क्या करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने थे, तो 3 को डिवाइड कर देंगे, हम 3 को डिवाइड कर देंगे 12 से, हमारे पास आंसर आ गया 25,000 रुपये। ये आपके पास फॉर्मूला है, इसी को आपने करके इसी के तहत आपने काम करना है। इसमें कोई और आपने कोई अपनी क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा अपना कोई अपना IQ लेवल चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली सिंपल आपने सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग का जो साल है उसको हमने एज इट इज़ हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मतलब जो हमारे पास ईयरली फ्रैक्शन में जो हमारे पास 25,000 रुपये निकला उसको हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में लिख देंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी एज इट इज़ लिख देंगे। अब बुक वैल्यू को हमेशा हम किससे करते हैं माइनस, जो कॉस्ट जो होती है, जो रियल कॉस्ट ऑफ दैट मशीन, जो कि हमारे पास 2008 में कितने की थी, 6 लाख रुपए की थी, तो उसको हम माइनस कर देंगे 25,000 रुपये से। ठीक है, बुक वैल्यू में हमेशा हम डेप्रिसिएबल एक्सपेंस की डेप्रिसिएबल कॉस्ट के हम अमाउंट से माइनस नहीं करेंगे, हम बुक वैल्यू की अमाउंट निकालने के लिए कॉस्ट जो हमारे पास यहाँ पर दी हुई थी 2008 की 6 लाख रुपए, उसी को हमने माइनस करना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अमाउंट को, इससे माइनस किया हमने कॉस्ट की, फिर हमारे पास जो आंसर आ गया वो 575,000। ठीक है, अब हमने क्या किया, 2008 हो गया कंप्लीट। अब 2009 का क्या माजरा है, अब हम 2009 को क्या करेंगे, अब अगर आप यहाँ पे तो हम डेप्रिसिएबल कॉस्ट जो होगी वो एज इट इज़ हम लोग वही वाली ठोक देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 10 वापस क्यों लिखेंगे, क्योंकि अब आप देखें कि हमने जब यहाँ पर ईयरली फ्रैक्शन का जो हमने जब सॉल्व किया था, तो ईयरली फ्रैक्शन में हमारे पास हमने 3 महीने /12 अशारिया तो फुल अपना डॉट को बोलते हैं यार, मतलब 3 को हमने डिवाइड कर दिया था 12 से। ठीक है, तो यानी हमारा जो मतलब हमारे पास क्या करना है कि प्रोसेस ऐसा करना है कि 12 to 12 महीने हमारे पास मुकम्मल हो, यानी 12/12 कुल मिलाकर के हमारे को ये करना है। तो अब हमने क्या किया, अब इसी को हमारे को 3 है, तो 3 को अगर हम कितने ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, क्योंकि हम इसकी डिजिट तो हम बिल्कुल भी इसको मतलब इस वाले फॉर्मूले को तो हम बिल्कुल हाथ लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो एज इट इज जो 2008 का जो हमारे पास लिखा हुआ था वही हमने लिख दिया। अब 2009 के बारे में तो इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 2009 में कि यहाँ पर हम एज इट इज जो ऊपर हमने लिखा था 10/55 वही हम करेंगे, इस पे जो हमारे पास ऑब्वियस है आंसर लाख रुपए आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9/12 से। क्यों करेंगे 9/12? क्योंकि जब हम लोग इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से ऐड करेंगे तो 12 हो गया, तभी हमने यहाँ पर इस वाली वैल्यू को हमने कंप्लीट 12 का पूरा महीना 1 साल मुकम्मल करने के लिए हमने यहाँ पर इसको 9 से डिवाइड किया है। हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया हमारे पास 75,000। अब हमने 75,000 को एज इट इज़ मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में लिख देना है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक मुकम्मल साल कंप्लीट किया है। 3 को हमने, क्योंकि यहाँ पर 3 महीने थे और यहाँ पर हमने 9 महीने कंप्लीट करने के बाद क्या कि हमारा मुकम्मल 12 हो जाए महीने, तभी हमने यहाँ पर इसकी ये वाली कैलकुलेशन की है 2009 की। तो अब हम इसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू कुछ भी नहीं निकालेंगे।
ठीक है। आई होप यू आर गोइंग टू गेट माई पॉइंट। बहुत ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आसानी हो जाएगी। नहीं समझ आया तो प्लीज़ रिवर्स मार लो यार थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। सिंपल 75,000 जो हमारे पास आया वो हम एज इट इज़ यहाँ पर ठोक देंगे। अब 2010 की बारी आई। अगर आप देखें तो 2010 को मशीन हमने नई वाली मशीन हमने एक्सचेंज की थी या फिर नई वाली मशीन ले आए थे पुरानी वाली मशीन के बरक्स। तो उसमें हम लोग लेके आए थे सितंबर के आखिरी में, यानी हम लोग सितंबर के अगर फर्स्ट को लेके आते तो हम सितंबर को काउंट करते। अब यहाँ पर 30 सितंबर को हम लेके आए तो अब हम सितंबर को काउंट नहीं करेंगे। राइट आफ्टर सितंबर के जो मंथ आएगा उससे काउंट करना स्टार्ट करेंगे। सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पर भी वही 3 महीने वाला सिलसिला है। अगर यहाँ पर वही अगर 1 जनवरी से होता तो हम एज इट इज़ यहाँ पर की जो होता वो मुकम्मल हमारे पास एक सॉल्व हो चुका होता है। 2011 की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब यहाँ पर भी वही 3 महीने यहाँ पर आया। अब उस वाले 3 महीने का वही सिलसिला हमारे को पूरा 1 साल कंप्लीट करने के लिए हमारे को फिर से वही 9 महीने यहाँ पर 2011 का भी हमारे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर 1 जन का होता तो मतलब इतना कोई मुश्किल ही नहीं होता। तो हम खाली डायरेक्ट 90,000 को मल्टीप्लाई कर देते 12 डिवाइडेड बाय 12 से, तो हमारे पास आंसर सिंपल आंसर आते रहते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ ही हमारे पास कुछ कुछ महीने छोड़कर हमारे पास हमने परचेजिंग की है तो उसके वजह से हमारे पास इस तरीके से हमारे को कैलकुलेशन करना लाजमी है बार बार। तो बच्चा पार्टी अब यहाँ पर 2010 आ गया। 2010 में वही हम डेप्रिसिएबल कॉस्ट वही लिख देंगे। अब यहाँ पर अब आप कहेंगे कि 9 डिवाइडेड बाय 55 क्यों किया। अब अगर आपने देखा तो मैंने क्या कहा था, इसको हमने पूरी 1 साल पूरा मुकम्मल कर दिया। अब हम लोग ने अब जब 1 साल मुकम्मल कर दिया 10 हमने यहाँ पर क्यों लिखा था, 10 हमारे पास ये लाइफ है। अब जो भी हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में आपके पास 12 लाइफ हो 13 लाइफ हो तो वही आप लिखेंगे। अगर 12 स्टार्टिंग महीना पहला ही स्टार्टिंग है 12 डिवाइडेड बाय 12 है तो सिंपल आप एग्जैक्ट आप चलेंगे और फिर यहाँ पर जो आपके पास ये जो 10 है तो इसकी जगह 9, अगर 13 था तो 12 हो जाएगा, फिर 11 फिर 10। अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि पूरा मुकम्मल साल हमारे को करना था तो इसलिए हमने एज इट इज़ 10 लिखा। अब यहाँ पर अब हम एक माइनस कर देंगे क्योंकि अब हमारे पास नया साल आ गया। तो अब हमने क्या कर दिया, इसमें अब हम माइनस होगा, ये ऐड नहीं होता है माइनस होता है। ठीक है, अब हमने 9 को डिवाइड कर दिया 55 से, इज इक्वल से जो आंसर आया वो हमने किया वही जो 3 डिवाइडेड बाय है, क्योंकि हमारे पास साल के सितंबर की आखिरी में हुआ स्टार्ट, हमने परचेजिंग की थी तो आखिरी में परचेजिंग की एक्सपेंस की जो आई वो हमने इस वाली वैल्यू से हमने ऐड कर दी ताकि हमारे पास आखिरी जो आ जाए वो हमारे पास इख्तिताम आ जाए। तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आखिरी का हमारे पास आ गया 1,90,000 रुपये। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, कंपेरिजन ऑफ, मतलब यहाँ पर जो करना है उसमें हमारे पास क्या होता है, कंपेरिजन ऑफ पहले तो हम लोग गेनर और लॉस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, उसका तरीका क्या है, इसके बाद हमारे पास क्या करना होता है कि मशीन ओल्ड पहले तो हमने जो की है वो 6 लाख रुपए की थी, लेस कर देंगे इसमें से हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर आप देखें हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है 1,90,000 रुपये। ठीक है, ये कैलकुलेशन हमारे पास गेन और लॉस के लिए होती है, वही जो हमारे पास रिक्वायरमेंट में था। मशीन ओल्ड में से पहले माइनस करते हैं हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, तो हमारे पास इसके पास जो हमने माइनस करने के बाद जो आंसर आया वो बुक वैल्यू है। इसको जो लेस करने के बाद जो अमाउंट आती है वो हमारे पास कहलाती है बुक वैल्यू। फिर अब हमारे पास आता है ट्रेड एंड अलाउंस को, जब हमने लेस किया जो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्रेड एंड अलाउंस हमारे पास कितना लिखा हुआ है 4 लाख रुपये। 4 लाख रुपये जब हमने माइनस किए हमारे पास अगर आंसर ऐड में आता है तो वो माइनस मतलब वो लेस कहलाता है, और अगर हमारे पास माइनस में आंसर आता है वो गेन कहलाता है। यहाँ पर हमारे पास ऐड में था तो लॉस ऑन एक्सचेंज जो है। देन हमारे पास कैश पेमेंट की, हमारे पास कैश पेमेंट निकालना होगा, ये तमाम तो पूरा फॉर्मूला इसको निकाल लेने का। ठीक है, मशीन न्यू जो हमारे पास थी, जो हमारे पास हमने सितंबर में खरीदी थी वो 5 लाख रुपए की थी, कहाँ गया 5 लाख रुपए की थी। मशीन न्यू को हमने लिखा, उसमें हम लेस करेंगे ट्रेड एंड अलाउंस, फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो कैश पेमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या करना है, हमारे को हमने एक जर्नल बनाना है। मशीन न्यू हो गया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया, और लॉस ऑन एक्सचेंज वो तमाम तर आते हैं डेबिट साइड पर। मशीन ओल्ड कैश पेमेंट गेन जो आता है वो तमाम तक क्रेडिट साइड पे आता है। अब यहाँ पर लॉस आया तो लॉस हमने डेबिट साइड पे लिखा, अगर गेन आता तो गेन हम लिख देते क्रेडिट साइड पर। तो हमारे पास इस तरीके से कैलकुलेशन हो गई मुकम्मल।